स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सब? उम्मीद करती हूँ बेटा सभी अच्छे होंगे और अपना ख्याल भी रख रहे होंगे। तो बेटा आज की वर्कशीट में हम पढ़ने वाले हैं अपनी वर्कशीट नंबर 15 9th क्लास के लिए होगी। ये साइंस सब्जेक्ट की और हिंदी मीडियम के लिए, ठीक है, 7 तारीख की है। इसमें आज हम बेटा पढ़ने वाले अपना परमाणु द्रव्यमान, ठीक है, वो कैसे मेजर किया जाता है, ये सब ज्ञान और जिज्ञासा बातें करते रहते हैं बेटा इसके बारे में। तो हम पढ़ते हैं ज्ञान से क्या पूछ रही है जिज्ञासा। हम जानते हैं कि परमाणु इतने नन्हे कण होते हैं, तो क्या इनका कोई द्रव्यमान भी होता है या नहीं? अगर होता है तो हम उसे किस तरीके से व्यक्त करते हैं या फिर लिखते हैं? तो जिज्ञासा पूछ रही है ज्ञान से बेटा। तो अब आप पता होगा कोई भी मैटर है या हम हैं या कोई वस्तु हम ले रहे हैं, सभी का क्या होता है, कुछ ना कुछ द्रव्यमान होता है, मास होता है सभी का, ठीक है, वेट होता है। तो वो जो ये एटम्स हैं यानी कि परमाणु हैं या कह सकते हो मॉलिक्यूल्स, ये सब हैं, तो क्या इनका भी द्रव्यमान होता है? तो बेटा सभी का द्रव्यमान होता है। और हम क्या करते हैं, हमारे जो वेट होता है या किसी भी वस्तु का वेट होता है हम केजीज में मापते हैं। फल फ्रूट हो गए उनको, या कोई मतलब लिक्विड चीज़ हो गई उसको लीटर में मापते हैं, ठीक है। इस तरीके से हम इनको व्यक्त करते हैं। लेकिन ये जो परमाणु होते हैं वो इतने छोटे होते हैं कि हम उनको इस यूनिट में मेज़र नहीं कर सकते। इनको मेज़र करने के लिए हमें कुछ ना कुछ अलग एक यूनिट चाहिए कि, ठीक है। तो उसके लिए उस टाइम पे जब ये डिस्कवर हुए थे बेटा, उस टाइम पे ऐसा कोई भी चीज़ नहीं थी जिससे हम ये पता लगा सके कि उनका मास कितना है। तो उसके लिए बेटा कुछ अलग से मेथड डिसाइड किए गए। आजकल तो बहुत सारी टेक्निक आ गई हैं जिससे हम पता लगा सकते हैं इजीली कि कितना इनका मास है या द्रव्यमान है, ठीक है। तो उस टाइम पर किस तरीके से मापा जाता था उसी के बारे में बता रहा है ज्ञान अपनी जिज्ञासा दीदी को। तो वो क्या बता रहा है बेटा? हाँ दीदी, वैज्ञानिक जॉन डाल्टन ने कहा था कि हर परमाणु का अपना एक द्रव्यमान होता है, ठीक है। तो सभी का एक क्या होता है, एक अपना द्रव्यमान होता है। उन्होंने निश्चित अनुपात में नियम अनुसार परमाणु द्रव्यमान की गणना भी की, ठीक है। और उन्होंने एक निश्चित अनुपात के नियम के अनुसार परमाणु द्रव्यमान की गणना भी की, ठीक है। किसने? साइंटिस्ट ने या वैज्ञानिक ने, जॉन डाल्टन ने। परमाणु द्रव्यमान को यू यानी कि यूनिफाइड परमाणु द्रव्यमान इकाई में लिखा जाता है, ठीक है। तो इसमें लिखा जाता है बेटा किसके द्रव्यमान को? परमाणु के द्रव्यमान को यू यानी कि यूनिफाइड परमाणु द्रव्यमान इकाई में लिखा जाता है। अब 1 U द्रव्यमान कार्बन परमाणु के 1/12वें भाग के द्रव्यमान जितना होता है। अब ये क्या चीज़ आ गई, कन्फ्यूजिंग सी हो गई होगी तुम्हारे लिए। तो बेटा मैं बताती हूँ एक बात कि इससे भी पहले हम क्या करते थे, हमें कोई भी चीज़ मेजर करनी होती है तो हमें कुछ ना कुछ चाहिए जिसके कंपैरिजन में हम मेजर करेंगे, ठीक है। अब मान लो कि फल फ्रूट हैं, किसी को 1 kg चाहिए और आपको क्या पता है कि 1 kg का भी रखे हैं आपके पास, एक पॉलीथीन में आपके पास 1 kg रखे हैं, ठीक है। तो किसी ने आपसे क्या कहा है, 1 kg हमें फल फ्रूट चाहिए और आपके पास एक ढेरी भी लगी हुई है फल की। तो क्या करोगे आप, एक साइड पर वो 1 kg रख लोगे, ठीक है, और फिर उसमें से उठा के डालते रहोगे दूसरी साइड। और जब तक वो दोनों बराबर ना हो जाएं तब तक आप मापते रहोगे। तो जब ये हो जाएंगे तो इसका मतलब क्या होगा, बराबर हो जाएंगे, तो ये भी 1 kg हो गए, ठीक है। तो हमें कुछ ना कुछ रिलेटिव लेना पड़ता है, किसी के मतलब कि रिलेशन में या रिलेटिव में ही हम माप सकते। जैसे कि आप जिज्ञासा है, 1 मिनट साफ करके बताती हूँ। तो मान लो एक रेस है बेटा, ठीक है, यहाँ तक पहुँचना है जिज्ञासा और उसको इस पॉइंट से। तो क्या होता है, ज्ञान यहाँ पर गिर जाता है और दीदी भी यहीं तक पहुँच पाती है। तो अब कैसे पता लगाए कि कौन जीतेगा, क्योंकि मेन डेस्टिनेशन तक तो पहुँचे नहीं। तो यहाँ पर हम क्या कह सकते हैं कि इन्होंने कितनी ज़्यादा दूरी तय की उसके हिसाब से हम इनको विनर बना देते हैं। तो अब वो दूरी किसने ज़्यादा तय की वो कैसे पता चलेगा? हमें एक पॉइंट डिसाइड करना पड़ेगा जिसके कंपैरिजन में हम इनको मापेंगे कि इस पॉइंट से इसकी कितनी दूरी है और इस पॉइंट से इसकी कितनी दूरी है, ठीक है। तो जिसकी ज़्यादा दूरी होगी वो जीतेगा। तो इसी तरीके से बेटा मास को मेजर करने के लिए भी हमें एक कुछ ना कुछ चाहिए, रिलेटिव या एक पॉइंट चाहिए, इस तरीके से कह सकते हो, या कुछ हमें मास चाहिए जिसके कंपेरिजन में बाकी का भी पता लगा सकते हैं, ठीक है। तो बेटा पहले क्या होता था, हाइड्रोजन था जो एलिमेंट, उसके एटम जो थे उसके एटम के हिसाब से हमने उसको क्या मान लिया था, जो हाइड्रोजन एटम है उसका 1 यूनिट एटॉमिक मास यूनिट, इसको हम ये भी लिख सकते हैं AMU एटॉमिक मास यूनिट, ठीक है, या फिर ये लिख सकते हैं। तो हमने ये मान लिया था, फिर उसके कंपैरिजन में हम क्या करने लगे, मापने लगे। लेकिन जैसे जैसे टेक्निक बढ़ती गई तो हमें पता चला कि जो हाइड्रोजन का मास है वो 1 यूनिट से ज़्यादा है, ठीक है। तो मतलब कि इससे कुछ पॉइंट में ज़्यादा है, तो इसलिए फिर हमें उसको चेंज करना पड़ा। तो इसको चेंज करते करते बेटा हमने क्या किया, डिसाइड किया एक स्टैंडर्ड यूनिट, किसके कंपैरिजन में, कार्बन 12 एटम लिया, ठीक है। कार्बन 12 क्यों लिया, स्टैंडर्ड लिया हमने, स्टैंडर्ड एटम है जो कार्बन 12 वो लिया, क्योंकि कार्बन के काफ़ी सारे आइसोटोप होते हैं, कार्बन 14 भी होता है, कार्बन 12 भी होता है। तो हमने कार्बन 12 को लिया, ठीक है। और उसका हमने कितना माना, उसका जो द्रव्यमान था हमने माना कि उसका जो द्रव्यमान है 12 यूनिट है या फिर 12 AMU, ठीक है, ये है। अब हमने बेटा क्या किया कि कार्बन के 12 पीसीस कर दिए,
ठीक है, यानी कि ये कार्बन है मान लो, तो इसके हमने 12 पीसीज कर दिए, मतलब कि 12 भागों में हमने इसको डिवाइड कर दिया। तो जो फिर इसका बेटा एक भाग का ही मतलब कि मास था, उसके बराबर हाइड्रोजन का मास था, यानी कि 1 यूनिट के बराबर था। तो बेटा हमने फिर इसलिए कार्बन का 12 AMU मान लिया। ठीक है, 12 यूनिट माना हमने 12 कार्बन का, क्योंकि इससे ना बाकी का जो द्रव्यमान था मापना आसान हो गया बाकी एटम्स का। ठीक है, तो ये समझ आ गया हमने कार्बन 12 को क्यों लिया, क्योंकि उससे क्या होता है सबका इजीली हम माप सके। ऐसे ही बेटा ऑक्सीजन था, तो ऑक्सीजन को मापने के लिए आपको यहाँ पे एग्जाम्पल में भी बता गया है, उससे समझ लो आप। ठीक है, इसको ऐसे समझो, देखो यदि हम तरबूज को एक कार्बन परमाणु जैसा माने, ठीक है, एक कार्बन परमाणु जैसा माने कि ये पूरा क्या है, कार्बन का परमाणु है, और फिर हमने क्या कहा कि इसको 12 मतलब कि 12 फाके, ठीक है, 12 फाके ये कह लो या पीस काट लिए हमने इसके। ओके, तो 12 परमाणु द्रव्यमान का था, और ये तो इसी तरह एक फाक का हाइड्रोजन परमाणु का 1U जैसा होगा। ठीक है, तो ये जो हमने क्या किया बेटा, एक परमाणु है ये कार्बन का, इसके हमने 12 पीस कर लिए, और 12 पीस कर लिए तो इसका मतलब क्या होगा, इसका एक पीस का जो यूनिट होगा वो कितना होगा, 1U आएगा, क्योंकि क्या है ये टोटल कितना है, तुम ये सोचो 12 पीस हैं कार्बन के। ठीक है, 1 पूरे कार्बन का मतलब कितना मास है, 12 यूनिट। ठीक है, और हमने फिर क्या कर दिए, इसके 12 पीस कर दिए, तो 12 पीस का कितना हो गया टोटल, 12U ही होएगा, क्योंकि है तो पूरा तरबूज ही। अब उसके एक पीस का निकालेंगे तो बेटा कितना आएगा, 12 के डिवाइड में 12 करेंगे। ठीक है, तो उससे क्या आएगा 1, तो 1 यूनिट आ जाएगा। ठीक है, तो ऐसे हमारा हाइड्रोजन का निकल गया, क्योंकि हाइड्रोजन का जो एटम था हमने उसको एक साइड पे क्या रखा, एक तराजू ली, एक साइड पे हमने एक पीस रखा तरबूज का, ठीक है, इस वाले का, और एक साइड पे हमने एक एटम रखा हाइड्रोजन का, तो ये दोनों बराबर पाए, तो इसलिए इसको क्या बोला गया, 1 यूनिट बोल दिया गया। ऐसे ही हमने ऑक्सीजन का मेजर किया, हमने क्या किया, एक एटम रखा ऑक्सीजन का, और दूसरी तराजू में हम ये रखते चले गए पीसीज जो थे कार्बन के, तो हमने पूरे 12 पीसीज तो रख दिए, लेकिन फिर भी ये क्या था, कम था, तो हमें 4 पीस और रखने पड़े, तब जाकर ये इसके बराबर हुआ। तो इसका मतलब कितने हो गए, 12 प्लस में 4, यानी कि 16 यूनिट इसका मास आ गया, किसका, ऑक्सीजन का। इसी तरीके से हम मेजर करते चले गए और हमने सभी का द्रव्यमान निकाल लिया, डिफरेंट डिफरेंट एटम्स का या डिफरेंट डिफरेंट परमाणु का। ओके, उम्मीद करती हूँ आपको ये समझ आ गया होगा, और कोई भी डाउट आए तो बेटा आप मेरे से कमेंट बॉक्स में पूछ लेना। अब बेटा दीदी बोल रही है, आप अपने बताया था, वो पूछ रहा है ज्ञान कि दीदी आपने बताया था कि अधिकांश परमाणु अधिक अभिक्रियाशील होने की वजह से स्वतंत्र रूप से अस्तित्व में नहीं रह पाते। ठीक है, तो वो क्या करते हैं, तो फिर परमाणु किस तरीके से अस्तित्व में रहते हैं, अगर वो रह ही नहीं सकते, इतने अभिक्रियाशील होते, तो वो किस तरीके से रहते हैं। तो ज्ञान, परमाणु आपस में अभिक्रिया कर अणु एवं आयन बनाते हैं। ठीक है, तो वो अणु और आयन बनाते, फिर उस फॉर्म में वो रहते हैं, जो अत्यधिक संख्या में पुंजित हो जाते हैं, संगठित हो जाते हैं, या फिर कह सकते हो इकट्ठा हो जाते हैं और एक पदार्थ बना देते हैं। ठीक है, जिसे हम देख भी सकते हैं, महसूस भी कर सकते हैं और छू भी सकते हैं। ठीक है, तो ये क्या करते हैं बेटा, जो परमाणु होते हैं वो ऐसे फ्री या स्वतंत्र रूप से नहीं रहते, वो क्या कर देते हैं, एक दूसरे एटम्स के साथ अभिक्रिया करके या तो बना देंगे आयन, या फिर क्या बना देंगे, अणु बना, वो परमाणु अणु बना देंगे। ठीक है, तो परमाणु क्या करते हैं, अणु भी बनाते हैं और आयन भी बनाते हैं, इस फॉर्म में वो एग्जिस्ट करते हैं, स्वतंत्र नहीं रहते। ठीक है, तो अब अणु भी 2 तरीके के बनाते हैं, वो तत्वों के अणु बनाते हैं या फिर यौगिकों के अणु। तो तत्वों के अणु कैसे बनाते हैं, जब एक ही प्रकार के परमाणु क्या करते हैं, रासायनिक अभिक्रिया करते हैं, तो वो तत्वों के अणु बनाते हैं। ठीक है, तो ये भी ऑक्सीजन का, ये भी ऑक्सीजन का, तो ये तत्वों का अणु बनाया। और यहाँ पर यौगिकों का अणु कैसे बनता है, जब भिन्न भिन्न तत्वों के परमाणु होते हैं वो एक निश्चित अनुपात में जुड़कर यौगिक के अणु बनाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर अलग अलग एटम, ठीक है, जैसे कि एक हाइड्रोजन का हो गया और ये 2 ऑक्सीजन के ले लिए। ठीक है, तो वे दोनों आपस में क्या करेंगे, निश्चित अनुपात में जुड़कर यौगिक बनाते हैं या यौगिक के अणु बनाते हैं। एक निश्चित अनुपात होना जरूरी है, ऐसा नहीं है तुमने हाइड्रोजन का 2 ले लिया और ऑक्सीजन का, मतलब हाइड्रोजन का 1 ले लिया और ऑक्सीजन के 2, तो HO2 बनेगा, तो ये हमें वाटर का मॉलिक्यूल नहीं मिलेगा, या फिर कह सकते हो जल का यौगिक नहीं मिलेगा। ठीक है, तो एक निश्चित अनुपात में अलग अलग तत्वों के जो होते हैं एटम्स या अणु, परमाणु मिलकर यौगिकों के अणु बनाते हैं। ठीक है, और क्या बनाते हैं बेटा, वो आयन बनाते हैं। अब यहाँ पे आयन का ज़्यादा नहीं बताया गया है, तो थोड़ा सा बताया गया आयन होते क्या है, तो आवेशित कणों को आयन कहते हैं। ठीक है, जो आवेशित होते, जैसे तुम कंघी करते हो सिर से, तो फिर तुम उस पर अगर कोई कागज़ या किसी हल्की चीज़ के पास लेके जाओगे तो वो उसको अट्रैक्ट कर लेती है। क्यों, क्योंकि बेटा वो क्या होते हैं, उस पर आयन बन जाते हैं, आयन क्रिएट हो जाते हैं, वो आवेशित हो जाता है, तो आवेशित कणों को आयन कहते हैं। इन पर धन अथवा ऋण आवेश होता है, मतलब कि 2 तरीके के होते हैं, ये ऋण आयन होते हैं और धन आयन होते हैं। जैसे कि NaCl है, ये क्या है कि बेटा यौगिक है, तो ये किस में टूट
टूट जाता है, दो आयनों में टूट जाता है। एक तो क्या है धनायन और एक क्या है ऋणायन, ठीक है, ऋणायन नेगेटिव और धनायन पॉजिटिव। तो इस तरीके से ये एग्जिस्ट करते हैं। अब बेटा नीचे कुछ क्वेश्चंस दिए गए हैं, उनके बारे में पढ़ते हैं, ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्या सभी पदार्थों का परमाणु द्रव्यमान एक जैसा होता है? तो बेटा हमने पढ़ा कि सभी पदार्थों का परमाणु द्रव्यमान एक जैसा नहीं होता। क्यों? क्योंकि हाइड्रोजन का क्या था, हाइड्रोजन का परमाणु द्रव्यमान 1 यूनिट था और ऑक्सीजन का कितना था 16 यूनिट था। तो हम कह सकते हैं कि नहीं, सभी परमाणु का पदार्थों का द्रव्यमान एक जैसा नहीं होता। जैसे कि हाइड्रोजन का 1 यूनिट है और ऑक्सीजन का 16 यूनिट है। अब सेकंड क्वेश्चन क्या है बेटा, सेकंड क्वेश्चन में बोला गया है कि परमाणु द्रव्यमान इकाई क्या होती है? तो परमाणु द्रव्यमान इकाई बेटा हमने अभी ऊपर पढ़ी थी कि परमाणु द्रव्यमान इकाई वो इकाई होती है या वो मास होता है किसका, कार्बन 12 के इक्वल। तो आप ये कह सकते हो एक द्रव्यमान कार्बन परमाणु के 1/12वें भाग के द्रव्यमान जितना होता है, ये कह सकते हो, ठीक है। या आप यहाँ कह सकते हो कि एक परमाणु द्रव्यमान इकाई 1 यूनिट द्रव्यमान कार्बन, ठीक है, ये कह सकते हो 1 यूनिट द्रव्यमान कार्बन बोल सकते हो, या फिर बोल सकते हो 1 यूनिफाइड परमाणु द्रव्यमान इकाई कार्बन परमाणु के 1/12वें भाग के द्रव्यमान जितनी होती है, ठीक है। ये थोड़ा कंफ्यूजिंग है बेटा, बट आप अच्छे से समझोगे 1-2 बार तो आपको समझ आ जाएगा। मैं दोबारा बता देती हूँ कि 1 यूनिट या 1 यूनिफाइड परमाणु द्रव्यमान इकाई कार्बन परमाणु के 1/12वें भाग के द्रव्यमान जितना होता है, ठीक है। तो ये आपको लिखना है। एग्जाम्पल में आप लिख सकते हो कि जैसे कि हाइड्रोजन का जो परमाणु द्रव्यमान है वो 1 यूनिट है, ऑक्सीजन का कितना है 16 यूनिट है। ओके, अब बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि परमाणु किस प्रकार अस्तित्व में रहते हैं, उदाहरण सहित बताइए। तो आपके अभी पढ़ा था बेटा कि परमाणु जो हैं वो स्वतंत्र रूप से अस्तित्व में नहीं रह सकते। तो वो क्या करते हैं, वो दूसरे मतलब कि परमाणुओं के साथ अभिक्रिया करके आयन और अणु बना देते हैं, ठीक है। तो वो किस तरीके के होते हैं बेटा, अणु 2 तरीके के बनाते हैं, तत्वों के अणु और यौगिकों के अणु, और साथ में क्या बनाते हैं, तीसरा आयन बनाते हैं। तो आप ऐसे लिख सकते हो, इनका एग्जाम्पल भी लिख सकते हो कि जो तत्वों के अणु होते हैं वो क्या करते हैं, ये रहा बेटा ऊपर, तत्वों के अणु में क्या करते हैं, एक ही प्रकार के जो परमाणु होते हैं वो अभिक्रिया करके अणु बनाते हैं, ठीक है। यौगिकों में भिन्न भिन्न तत्वों के परमाणु निश्चित अनुपात में जुड़कर यौगिक के अणु बनाते हैं, ठीक है। और यहाँ पे आयन कह सकते हो कि NaCl में जैसे कि Na+ और Cl नेगेटिव आयन के फॉर्म में बना देते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा और लास्ट भी कि आयनों पर किस प्रकार के आवेश होते हैं। तो अभी हमने पढ़ा आयनों पर 2 तरीके के आवेश होते हैं, एक तो ऋणायन और एक धनायन। ऋणायन होता है नेगेटिव और धनायन होता है पॉजिटिव, ठीक है। तो आप एग्जाम्पल भी दे सकते हो कि ऋणायन का एग्जाम्पल है Cl नेगेटिव और धनायन का एग्जाम्पल है Na+। ओके, तो बेटा ये आपकी आज की वर्कशीट थी, थोड़ा सा समझने वाली है, ध्यान से समझती हूँ बेटा, कन्फ्यूजन होगी, लेकिन आप इसको 1-2 बार और देख लोगे ना तो आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगी। और अपनी बुक से भी पढ़ लेना, और फिर भी कोई डाउट रहे तो बेटा आप मेरे से कमेंट बॉक्स में पूछ लेना, नो प्रॉब्लम। तो बेटा अपना नेक्स्ट टॉपिक जो होगा हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। इस वीडियो में इतना ही, तब तक के लिए ऐसे हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, पढ़ते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। थैंक यू।